नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेट का 2024 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ के 30 क्वेश्चंस थे, उन 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी वो जो मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, उनका सोल्यूशन भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है सोल्यूशन प्रोवाइड करने के कारण ये जो वीडियो है हमारी थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद ये जो मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, आपको इनसे नए नए टॉपिक और नए नए क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके ज़रूर पता चल जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप भी यूटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ के अंदर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो देखिए, ये तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 की पावर 71 है, 5 की पावर 72 और 5 की पावर 73, इनमें से क्या करना है, एक कॉमन ले लेना है। तो यहीं पर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। हमने लिया इसकी 5 की पावर 71 को यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसकी जगह जो बचेगा वो बचेगा 5 की पावर 0, क्योंकि सारा का सारा तो हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ बचेगा 5 की पावर 71, यहाँ आ गया, तो यहाँ बचेगा प्लस 5 की पावर 1, और यहाँ क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 2। तो इस तरह से हम इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई 5 की पावर तो 71 ये है ही है, ठीक है, 5 की पावर 71 ये है, और यहाँ 5 की पावर 0, तो 5 की पावर जो 0 का मान होता है वो होता है 1, प्लस 5 की पावर 1, इस 5 की पावर 1 का मान होता है 5, और ये 5 की पावर 2 इसका मान हो जाएगा 25। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि 5 की पावर 71 और ये गुणा में हो जाएगा, इन तीनों को जब हम जोड़ लेंगे, 1 1 5 6 और 25 31, तो 5 की पावर 71 गुणा 31, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्व होकर आ जाएगा कि ये इतना आया है। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारे 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसके गुणनखंड इसके रूप में बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो देखो, जब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे तो इसके गुणनखंड में जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुणा 3 और गुणा 5 और फिर गुणा 5। तो इस तरह से बनेगा। और इसके गुणनखंड हम करते हैं 160 के, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 5, ठीक है। जब इसके हम गुणनखंड करेंगे 30 के, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, परंतु अगर हम इसमें से देखते हैं तो 2 का कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो इसका मतलब 2 वाले तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। बच्चा सिर्फ यही 155। अब ये जो 155 है, आप इसको देखेंगे तो 155 में जो हमारे गुणनखंड आ रहे थे वो आ रहे थे, ये जो 155 है, अगर हम यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं तो 155 के जो आप गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे, 5 गुणा और 31, ये इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर ये 5 का गुणनखंड भी है और यहाँ पर ये 31 का भी गुणनखंड है। इसका मतलब ये दोनों का गुणनखंड है, तो इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। यानी कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी किस तरह से आया, हमने आपको सोल्व करके बता दिया है। अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को रोककर आप खुद भी तरीका देख सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास कोई अब बड़ा बोर्ड तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर सोल्व कर करके बता रहे हैं, और फिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है हमें स्क्रीन पर लिखने की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याएं पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जो सत्य कथन है वो हमने इसमें से बताना है, ठीक है। तो देखो, इसमें जैसे सबसे पहला हमारा ऑप्शन ये आ जाता है कि संख्याओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है कि प्राथमिक स्तर पर हमें संख्याएं पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जो संख्याओं की सहज समझ होती है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है कि संख्याओं को क्रम से लिखना सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए, ये निगेटिव पॉइंट है कि जहाँ पर क्रम से बात आ जाती है ना, तो वो निगेटिव पॉइंट होता है कि हमें बच्चों को रटाना नहीं है। क्रम से का मतलब ये हो जाएगा कि बच्चे को हम रटा रहे हैं, तो बच्चे को हमें रटाना नहीं है, उसको समझाना है, उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। दूसरा है, संख्याओं को अंक के रूप में लिखना गिनती से पहले होना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। भी पहले क्या होना चाहिए, पहले कुछ भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। संख्याओं के क्रम की अप्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो संख्याओं का क्रम है ना, वो कोई मैटर नहीं करता है। हमें वहाँ पर नहीं देखना है कि भाई आपको क्रम आता है या नहीं आता है, बस आपको संख्याओं की पहचान हो जानी चाहिए कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है और ऑप्शन नंबर चौथा है, ये सही है, और ये आ जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 10 संख्याओं का माध्य 0 है
तो 10 संख्याओं का माध्य कितना है 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को शामिल कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 10 संख्याओं का माध्य है वो कितना है भाई, वो 0 है। तो हमने मान लिया कि 10 संख्याओं का माध्य 0 तो वो खत्म ही है। अगला देख लेते हैं। अब ये जो 10 संख्याएं, इन 10 संख्याओं में 2 संख्याएं और जोड़ दी, 72 और -12, यानी कि अब संख्याएं कितनी हो गई 12 होंगी। तो देखो यहाँ पर सोल्व भी कर रखा है ये संख्याएं कितनी हो गई 12। अब ये 2 संख्याओं का 10 संख्याओं का माध्य तो हमारा 0 आ गया, तो हमने कहा उसको हटा दो। चलो 0 है तो हमें 0 से कोई मतलब नहीं है। आगे क्या करना, नया माध्य तो बताना। भाई 0 माध्य तो पुराना है, तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं, उसको हमने छोड़ दिया। अगला ये आ जाए हमारे पास 72 और -12। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 72 और -12 को आप जोड़ेंगे, 72 प्लस और -12 को आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 60, यानी कि यही फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर जो यहाँ पर सोल्व भी कर रखा है। तो 60/12, यानी कि टोटल जोड़कर कितना आया 60। संख्याएं कितनी है 12, तो 12 से इसको काटेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 5 यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एक नया माध्य आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि a की पावर 3 इक्वल 1 + 7, 3 की पावर 3 इक्वल 1 + 7 + b, 4 की पावर 3 इक्वल 1 + 7 + c, तो a + b + c का मान बताइए। अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो a b c का मान बताना है ना। तो a b और c का हम अलग अलग मान निकाल लेते हैं। उनका मान निकल कर आ जाएगा, हम तीनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखो ये इसको तो यहीं सोल्व कर लेते हैं। a की पावर 3 कितना है 1 + 7 है, और ये जो 1 + 7 है इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि a की पावर 3 इक्वल कितना 8 है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरह से कि √3 क्यूब √3 8, यही तो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 होता है ये किसका क्यूब होता है, ये 2 का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास वो 2 आ गई है। ठीक हो गया ना। दूसरा अब हम देख लेते हैं। दूसरा आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 3 और 1 + 7 + b। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं ये 3 की पावर 3 है और 1 + 7 इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस b है भाई, इसको यहीं रहने देते हैं। ये प्लस का जो 8 है इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 27 और ये प्लस का 8 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 8 और इक्वल इधर कितना बचा b बचा। यानी कि अब 27 में से हम 8 को घटा देंगे, तो जैसे ही हम 27 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 19 निकल कर आ जाएगा, यानी कि b का मान यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 19 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे c का मान। तो देखो यहाँ लिखा 4 की पावर 3 1 + 8 + c, यानी कि 1 और 7 को हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा अभी 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, ये होता है 64, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं इसको 64 और ये प्लस का 8 है ये वाला, तो ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8। अब ये जो 64 में से हम 8 को घटा देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 56 बचेगा, यानी कि ये जो c था c का मान कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किसका मान बताना अभी a + b + c का। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 + 19 21 और 56, 21 और 56 को जब आप जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो 77 है वो किस तरह से आया। ठीक, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं जो पहली बात तो क्या हो क्रमागत हो, क्या हो क्रमागत अभाज्य संख्याएं हो, और वह क्रमागत संख्याएं हो जिनके बीच में सिर्फ एक ही संख्या का गैप हो, जिनके बीच में क्या हो सिर्फ एक ही संख्या का गैप हो। तो देखो यहाँ 15 के बाद 16 एक संख्या का गैप है, ये भी क्या बिल्कुल सही है, परंतु ये जो 15 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम इसको देखते हैं कि यहाँ 31 33, यहाँ पर भी सिर्फ 32 का यानी कि सिर्फ एक ही संख्या का गैप है, परंतु यहाँ हम देखते हैं जो 33 है ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 41 के बाद 42 एक ही संख्या का गैप है, यहाँ पर भी एक ही संख्या बीच में आ सकती थी, और ये क्या दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो किस तरह से आया है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ण कोण बृहत कोण होगा, यानी कि 10:25 पर हमने ये बताना है कि घड़ी के सुइयों के बीच में जो बृहत कोण होता है वो कितना होता है।
ये चीज़ें देखो। अब देखो इसको हमने कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। देखो एक तो इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, पहले मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ। हमने क्या होता है, देखो जब हमने कोण निकालना है ना, तो कोण का हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि ए का मतलब एंगल, एंगल इक्वल होता है 30 गुणा एच, 30 गुणा एच। एच का मतलब होता है आवर यानी कि घंटा, ठीक है, और माइनस 11/2 और गुणा एम, एम का मतलब मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो 30 गुणा घंटे, तो 30 गुणा घंटे, घंटे कितने हैं भाई, 10 घंटे हैं पूरे, तो 30 गुणा 10 माइनस 11/2 गुणा एम, एम कितना, मिनट कितने हैं 25, ये हो गया 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो 30 ढाई 300 ये हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस। अब देखो ये है 11/2 गुणा 25, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 137.5। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो आसानी से आपका इतना निकल कर आ जाएगा। अब 300 में से 137 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 162.5 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एक कोण निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल से ये हमारा एंगल निकल कर आ गया कि 10:25 पे हमारा जो कोण बनेगा इनकी सुइयों के बीच में वो इतना कोण बचेगा। परंतु हमें ये पता है भी, अगर ये मान लो ये हमारी एक पूरी घड़ी है तो ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। परंतु इसमें पूछा क्या, बृहत कोण बनेगा, यानी कि जो बड़ा वाला कोण बनेगा, यानी कि 10:25 ये बच रहे हैं, तो ये वाला कोण हमने बताना है। परंतु ये जो 162 पॉइंट निकला है ये वाला कोण निकला है कि सुइयों के बीच का कोण निकला है। परंतु पूछा कौन सा, ये बाहर वाला बृहत कोण है ना, बड़ा कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 360 है 360 में से इसको माइनस कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 197.5 डिग्री। और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 197 सही 1/2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न अष्टभुज में समरूपता की कितनी रेखाएं हैं। तो ये जो अष्टभुज यहाँ पर दे रखा है, अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है, पेपर में पेन से थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। तो देखो एक अष्टभुज मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हमने एक अष्टभुज बनाया है, ठीक है। इस अष्टभुज में क्या है, 8 भुजाएं, अगर यहाँ पर इसका केंद्र देखते हैं हम तो यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं समरूप। तो एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये, छठी ये, सातवीं ये और आठवीं ये। तो हमने एक समान कितनी रेखाएं खींच दी, 8 रेखाएं खींच दी, तो 8 ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परंतु देखो अब एक चीज़, तो यहाँ तो 8 रेखाओं वाला दे दिया था, और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जितने भी समबाहुभुज होते हैं उसमें उतनी ही सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं जितनी उसकी भुजाएं होंगी। यानी कि ये अष्टभुज था तो इसमें 8 रेखाएं खींची जा सकती थी समरूप बिल्कुल। अगर ये त्रिभुज होता तो इसमें 3 खींची जा सकती थी, षटभुज होता तो 6 खींची जा सकती थी, सप्तभुज होता तो 7 खींची जा सकती हैं। अष्टभुज है तो हमने इसमें 8 सममित रेखाएं खींच ली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेमी तथा 2x सेमी है, उनके परिमापों का योगफल 100 सेमी है, तो उसमें बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी देखिए 2 वर्ग हैं यहाँ पर, एक वर्ग की जो भुजा है वो x सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग की जो भुजा है 2x+1 है। तो भाई बड़ा वर्ग कौन सा होगा, ये बड़ी भुजा है तो ये बड़ा वर्ग हुआ, यानी कि जिस वर्ग की ये भुजा है उसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, कैसे हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग यहाँ पर दे रखे हैं। एक वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा इतने सेंटीमीटर है। इनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, यानी कि हमने क्या करना है, ये जो दोनों वर्ग हैं x सेंटीमीटर भुजा वाला और 2x+ सेंटीमीटर भुजा वाला, इन दोनों के परिमाप निकाल कर उनको जोड़कर 100 के बराबर कर देना है। तो भाई ये वाले का परिमाप कितना होगा, भाई वर्ग का परिमाप कितना होता है, भुजा गुणा 4, तो भुजा कितनी है इसकी x, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस ये वाले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, इसकी भी 4 से गुणा हो जाएगी। भाई इसकी भी जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, तो ये हो जाएगा 8x और प्लस ये हो जाएगा 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 8 4 12x, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x + 4, ये दोनों वर्गों का योग हो गया। और ये यहाँ पर दे रखा है कितना भैया, 100 सेंटीमीटर है, ये बराबर हो जाएगा 100 के। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, भाई 4 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 96 बचेगा, ये 96 बचा। और ये 12 क्या है, इधर गुणा में है तो इधर ये भाग में आ जाएगा, और 12 8 96 हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 8 निकल कर आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो बड़ा वर्ग है
ये जो बड़ी भुजा वाला वर्ग है इसका हमने अब निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो इसको रफ करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखो हमने क्या करना, x का मान हमारे पास 8 आ गया है, हमने क्या करना, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भाई पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं, ये 2 गुणा 8 और प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगी 8 दूनी 16 और 1 17। 17 कितनी हो गई भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा गुणा भुजा। तो 17 गुणा 17, 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। याद है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ देखो 17 का वर्ग हमने निकालना है तो कैसे करते हैं हम, ये जो पहला अंक है इसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1, ठीक है। दूसरा जो अंक है इसका भी वर्ग कर दो, 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग 49। अब हमने क्या करना है, एक अंक ये है, एक अंक ये है और एक अंक ये, तीनों की आपस में गुणा कर देनी है। तो 1 सत्ते 7 और 7 दूनी 14, पीछे से एक अंक छोड़ के लिख दो, यहाँ पर 14 ही हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दो तो 9 4 4 8, 1 और 1 2, तो 289 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये जो ट्रिक है देखो, ये ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, तो ये जो ट्रिक है मैं आपको वहाँ पर आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक हो गया ना। तो ये वर्ग किस तरह से आया, 289 आंसर किस तरह से आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। जैसा कि पहला ऑप्शन है सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए, नहीं। उद्देश्य के स्पष्टीकरण के लिए, नहीं, ये भी सही नहीं है। उद्देश्य के स्पष्टीकरण एवं सीखने के अनुभव प्रदान करने के पश्चात, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एक तार को कुछ छोटे टुकड़ों में काटा गया है। कि एक तार है उसको हमने क्या किया है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है कि प्रत्येक छोटे टुकड़ों को एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। यदि सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, तब तार की वास्तविक लंबाई बताइए। अभी देखो इसमें क्या कहा गया है वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, कैसे हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले भाई इसमें तो ये बताया गया है कि क्या है, इसमें एक तार है, एक तार है, हमने मान लिया कि भाई ये एक तार है, ये इतना लंबा क्या है, एक तार है। फिर इसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, तो हमने ये छोटे छोटे टुकड़े ये काट लिए इसके लो, ठीक है ना, पता नहीं कितने टुकड़े हैं, बहुत सारे काट लिए। अब ये करा जो प्रत्येक छोटे टुकड़े को एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, यानी कि ये वाला जो तार है, ये तार जो है इसको हमने एक छोटे वर्ग के रूप में मोड़ लिया। ये लो वर्ग बना लेते हैं इसका, ठीक है, ये हमने वर्ग बना लिया। और इसकी भुजा कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका मतलब ये जो छोटे तार की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3 चौको 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर का एक एक टुकड़ा है, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो भुजा है, एक जो तार है वो 12 सेंटीमीटर का है। आगे क्या कहा गया कि सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम यहाँ से एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल कर आ जाएगा। अभी देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। एक वर्ग का तो क्षेत्रफल इतना है। अब कितने वर्ग बने हमें पता नहीं है, हमने मान लिया x वर्ग बने हैं, तो हमने लिख दिया x वर्ग बने हैं, तो ये हो जाएगा 9x। 9x बने और टोटल क्षेत्रफल कितना 108। हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कटेगा एक बार, एक बचेगा 18 हो गया, 9 दूनी 18 यानी कि 12। यहाँ से निकल कर आ जाएगा कि यहाँ पर जो ऐसे ऐसे वर्ग बने हैं वो कितने बने हैं, 12 बने हैं। अब क्या करना है, तब तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो। भाई 12 वर्ग बने हैं, एक तार की लंबाई अभी हमने निकाली है, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर है, 12 वर्ग हैं तो 12 की 12 से गुणा कर देंगे, 144 हमारे क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा कि तार की ये वाला जो तार है इसकी वास्तविक लंबाई कितनी 144 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 216 घन मीटर आयतन वाले एक घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन फिट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पर दे रखी है घन मीटर और यहाँ दे रखी है सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो घन मीटर है ना, सबसे पहले हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो हमें ये ज्ञात ही है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें अच्छे से पता है। दूसरा अगर हम देखें 1 घन मीटर, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 100 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 घन मीटर बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, अगर इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 3 है ना, तो 3 बार 00 आ जाएगा, ये इतना निकल कर आ जाएगा।
कि 6 जीरो, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 की घात 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घन मीटर बराबर हो गया 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया कि 1 घन मीटर बराबर होता है 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इतना हमें समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर दे रखा है 216 घन मीटर, तो हमने इसको घन सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 216 गुणा 10 की घात 6 बराबर हो जाएगा ये इतना घन सेंटीमीटर। तो इतना घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो एक घन दे रखा है इसका हमने क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो LBH यानी कि 6 का घन, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से इस घन का जो आयतन निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 का क्यूब, का मतलब है 216। तो एक घन का आयतन 216 है, टोटल आयतन इतना है। तो हमें क्या निकालना है कि कितने घन निकालने हैं, नंबर ऑफ क्यूब की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, 216 में इसको भाग लगा देंगे। तो भाई ये वाले 216 से ये वाला 216 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10 की घात 6। और इस तरह से ये जो 10 की घात 6 है हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखो टाइम थोड़ा लग रहा है पर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो वाले होते हैं जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी होती है और यहाँ पर उनको एग्जाम देना है मैथ का, तो उनके जो नंबर हैं वो भी फुल के फुल आने चाहिए, इसलिए थोड़ा यहाँ पर मैं टाइम भी ले रहा हूँ। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि रोमन अंकों में 1948 को हमने रोमन अंकों में लिखना है। अब देखो रोमन अंकों में लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे बहुत सिंपल है और गलती कर जाते हैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, परंतु जल्दीबाजी के चक्कर में हम इतने प्यारे से क्वेश्चन को भी गलत कर लेते हैं। तो जब कभी भी रोमन अंकों में लिखने के लिए आएंगे तो आपने देखो करना क्या है, ये जो 1948 है ना इसको तोड़ लेना है। कैसे तोड़ना है, यह है पहले 1948 है ना, तो 1000 है तो पहले हम लिख लेते हैं कि 1000 है। ठीक है, फिर कितना है 948 यानी कि 900 है तो हमने लिख लिया 900। फिर कितना 48 है यानी कि 40 और 8 48 है तो 40 प्लस 8, इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। सबसे पहले हमने इनको इस तरह से तोड़ लेना है। अब ये जो 1000 है भाई, 1000 को रोमन अंकों में क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम m। क्या लिखते हैं, m, तो ये लिख दिया हमने m। 900 को क्या लिखते हैं, अब 900 क्या है भाई, 900 इस तरह से आ जाएगा। 900 को तो कोई संख्या लिखते नहीं है, तो 1000 माइनस 100 तभी तो आएगा 900। 1000 को हम लिखते हैं m और 100 को क्या लिखते हैं c। तो जब हमने इनको 900 को लिखना है इस तरह से तो c हम पहले लिख देते हैं, यानी कि माइनस करके आया है ना ये 900, तो ये हो जाएगा cm। तो 900 को हम क्या लिखेंगे, cm। 40 है तो 40 को हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 बराबर 40 आ जाता है। और 50 को हम क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। माइनस 10, 10 को हम x लिखते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो ये जो x होता है पहले लग जाता है, यानी कि ये xl हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 40 को हम क्या लिख देंगे, xl। और 8 को क्या लिखते हैं भाई, 8 को तो 8 ही लिखेंगे, 5 और 3i। तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब हम इसको मैच करेंगे तो ये मैच कर जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 20 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो रोमन नंबर जो है वो तोड़ तोड़ के हमें लिखने हैं, कितना भी बड़े से बड़ा रोमन नंबर आ जाएगा और हम इस तरह से उसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे तो आसानी से उस रोमन नंबर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 103 से 105 नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी कृषि फार्म में चावल, गेहूं, दाल व सब्जी के कुल उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने ये पाई चार्ट है इसको देखना है और फिर इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि गेहूं के उत्पादन के लिए केंद्रीय कोण है, तो केंद्रीय कोण हमने बताना है। तो सबसे पहले देखो इसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा हमारा एक सर्कल बना है, पूरा जो पाई चार्ट बना है, यहाँ पर जो टोटल एंगल बनेगा वो जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, इतना बिल्कुल ध्यान रखना है कि टोटल एंगल यहाँ पर कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए केंद्रीय कोण कितना है। तो गेहूं का उत्पादन देखो कितना है, 30% है। तो इसका मतलब जो केंद्रीय कोण भी कितना होगा, 30% ही होगा। तो किसका 30% होगा, 360 का 30% होगा। तो 360 का 30%, यही तो लिखना है हमने, 360 का 30% हमने निकालना है। और 360 का 30% मतलब इस तरह से करेंगे, 360 गुणा का मतलब गुणा और 30% का मतलब 30/100। तो ये वाले जीरो से ये जीरो कट, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट, इनकी हम गुणा कर देंगे। तो इनकी हम गुणा करेंगे तो देखो 3 × 18 के 8 और 3 × 9 और 1 10, 108 डिग्री निकल कर आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से।
ठीक है, अब आगे चल देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उपरोक्त पाई चार्ट के अनुसार गेहूं और चावल के कुल उत्पादन का सब्जी और दाल के कुल उत्पादन से अनुपात है। अभी देखो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, आप पाई चार्ट देख लेना। तो यहाँ पर सोल्व कैसे करना है, मैं सीधा आपको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखो हमने देखना है कि यहाँ पर दे रखा है गेहूँ और चावल। तो गेहूँ कितना परसेंट है भाई, 40 है, तो यहाँ लिख लेते हैं गेहूँ 40 है। चावल कितना है, 30% है। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, दूसरा लिखा सब्जी और दाल के कुल उत्पादन। सब्जी कितनी है, सब्जी हम देखेंगे तो यहाँ पर 20 है। दाल कितनी है, दाल 10 है। टोटल कितना हो जाएगा, 23। क्या बताना है, दोनों का अनुपात। और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में। या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पहले 70 है, बाद में 30 है। तो ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, यानी कि 7:3। और ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, यही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए ना अच्छे से। हाँ, तो प्यार से समझाना है आपको, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बस टाइम लगेगा, बस टाइम ही ज़्यादा लग रहा है, पर समझ में आपको आसानी से आता चला जाएगा। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 105 है यहाँ पर, इसमें ये लिखा है यदि कृषि फार्म में चावल, गेहूं, दाल व सब्जी का कुल उत्पादन 5000 किलोग्राम है तो चावल का उत्पादन कितना होगा। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम कुल उत्पादन ले लेते हैं, भाई कुल उत्पादन इस पाई चार्ट में कितना है, तो कुल जो टोटल का टोटल उत्पादन है वो तो पूरा का पूरा 100% है। और ये कह रहा है कि ये जो 100% का मान है वो 50,000 किलोग्राम है। यानी कि ये बोल रहा है कि 100% का जो मान है वो 50,000 किलोग्राम है। ठीक है, तो कह रहा तो चावल का उत्पादन कितना होगा। तो चावल कितने परसेंट है ये देखो, तो चावल है यहाँ पर 40%। चावल कितना है, 40% है। तो यानी कि भाई 100% का मान इतना है, तो 40% का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले 1% का मान निकाल लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, तो 1% का मान कितना बचा, 500 बचा। कितना निकालना है, 40 का, तो 40 गुणा 500। 4 और 5 की गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। और 1 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, 3 जीरो इसके पीछे लगा दो, तो 20,000 हो जाएगा। और 20,000 ऑप्शन नंबर डी में है, और ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गणित में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा नहीं किया जा सकता, ये किया जा सकता है जियोजेब्रा। क्योंकि जियोजेब्रा का प्रयोग वही बच्चे कर सकते हैं जो आंखों से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अयोग्यता है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसमें लिखा है कि उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है को निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अयोग्यता है। एक गलत पढ़ता है और आप पढ़ने से पठन दोष लगा देंगे, जो कि हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। क्योंकि देखो यहाँ पर जो पठन दोष होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया ये होता है कि यहाँ पर जब कोई बच्चा किसी भी शब्द की वर्तनी को गलत पढ़ रहा है तब वो क्या है, पठन दोष है, यानी कि डिसलेक्सिया है। और डिसकैलकुलिया क्या है कि जब वो संख्याओं को गलत पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको इंग्लिश साइड में भी देखना है। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमारा एक क्वेश्चन है कि इसको हमने सोल्व करना है, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, परंतु इसका जो करने का तरीका है वो सिंपल ही है। मतलब है ये सिंपल, कोई टफ नहीं है। देखो हमने कैसे करना है, ध्यान से देखना है इसको। जब कभी भी सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 1 दिखता है तो आपने क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो प्लस का 2 दे रखा है ना, इसको इस साइड ले आते हैं। इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 37/13 माइनस 2। यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 37/13 और माइनस का 2। हम इसको सोल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि 37 में से हम 26 को घटा देंगे, बटे में हमारा 13 ही रहेगा। तो भाई यहाँ से इस तरह से हम सोल्व करते हैं तो 11/13 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर ये अभी इतना सारा बचा है। ठीक है, तो अब हम उसको लिख लेते हैं। अब ये देखो हमने देखा कि ये सोल्व होकर आ गया हमारे पास 11/13 और बराबर में ये हमारे पास ये जो है इतना सारा बचा था। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये जो चीज़ है इनको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना है। भाई जब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसको भी ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये जो 1 है ये सबसे नीचे आ जाएगा। और जब 1 किसी भी संख्या के बटे में आ जाता है तो वो हट जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। भाई ये भी उल्टा, ये जो हमने 11/13 था इसको भी उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा 13/11। कितना हो जाएगा, 13/11। यहाँ से ये 1 तो गायब हो गया, नीचे चला गया, तो यहाँ क्या बचा फिर,
ये तो इतना सारा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर ये बचा कि ये बचा इतना जितना आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसके बराबर में बचा 13/11। इसको भी हम कट कर देते हैं तो ये इतना यहाँ पर बचा है। ठीक हो गया ना। अब देखो ये इतना यहाँ पर बचा है कि ये इतना जो पोर्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये ए बिल्कुल अलग है तो हमने क्या करना है, इसको भी मिक्स्ड फॉर्म में बनाना है। तो मिक्स्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 11 है ना, 11 से इसमें भाग करेंगे। तो 11 से एक ही बार भाग जाएगी, तो एक बार भाग जाएगी तो ये 13/11 है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना बचेगा, एक बार भाग जाएगी तो 2 बचेगा, 2/11, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 2/11। अब ये जो 1 है और ये जो ए है तो ये हो जाएगा ए का मान, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक हो गया ना। अब फिर यही बचा, अब हमारे पास क्या बचा भाई, अब ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। अब ये इतना बचा है हमारे पास। अब इसको किस तरह से करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे। तो ये एक क्या है, फिर नीचे आ जाएगा तो एक फिर खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा कि 11/2 और बराबर में हमारे पास बचेगा ये b प्लस 1/c। फिर हम क्या करेंगे, ये b अलग से है, देखो ये b अलग से है ना, तो जैसे हमने यहाँ इसको अलग से ये बनाया था तो इसको भी फिर अलग से बनाएंगे। तो फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी, ऊपर बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये जो 5 अलग है और ये b अलग है, इसका मतलब ये है कि ये b का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ जो बचा उसको देख लेते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल खत्म हो गया और यहाँ से ये बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बचा ये 1/2 और यहाँ से बचा 1/c, यानी कि 1/c बराबर 1/2। अभी देखिए ये ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है तो क्या होता है भाई, नीचे वाला भी नीचे के बराबर होता है। इसका मतलब c का मान भी कितना आ गया, 2 निकल कर आ गया। तो a का मान 1, b का मान 5, c का मान 2 और ये है हमारा कौन से ऑप्शन में, देखो 1 5 2, 1 5 2 और ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1 5 2, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखो आपको समझा रहा हूँ मैं तो इतना टाइम लग जा रहा है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो ये रट कर सीखने का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हम रटन विद्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये भी एक सोल्व करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर ये लिखा है कि 20 लोगों की एक पार्टी एक रेस्टोरेंट में गई और उन्होंने प्रत्येक के लिए 36.60 का भोजन ऑर्डर किया। उनमें से 5 लोग पैसे लाना भूल गए। बिल चुकाने के लिए 15 लोगों को कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई एक रेस्टोरेंट के अंदर 20 लोग गए, जिनमें से जो एक थाली की कीमत थी तो वो थी 36.60, परंतु उनमें से सिर्फ 15 लोग ही पैसे लाए थे, 5 लोग लाए नहीं। तो जो 5 लोगों का पैसा था वो 15 लोगों ने दिया था, तो बताओ उन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया। तो देखो 36.60 तो इन्होंने 15 लोगों ने अपना दिया ही होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कितना दिया, सिर्फ इन 5 लोगों का ही दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 लोगों का कितना पैसा बना वो 15 लोगों में बांट देते हैं। तो इसके लिए चलो बांट लेते हैं अब इसको। देखो 5 लोगों का पैसा कितना हो जाएगा भाई, हम क्या करेंगे 5 गुणा एक लोग का पैसा 36.60। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो हमारा पैसे निकल कर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 183 रुपये। अब ये 183 रुपये कितने लोगों ने दिए, 15 रुपये, 15 लोगों ने, तो 15 से इसे भाग कर देंगे। तो भाग कर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 12.20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक बंदे ने 12.20 पैसे एक्स्ट्रा दिए। ठीक हो गया ना। अब अगला सीधा देखो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ये देखो पढ़ लो आप इसको जो भी लिखा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये करना हमें कैसे है। देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है -1 प्लस -1 और ये -2009 तक हमें चलना है। यानी कि जो x की वैल्यू है वो हो रही है -1 हम इसको सोल्व करेंगे तो -1 ही होता है। यानी कि जब हम किसी भी संख्या की पावर विषम होती है, विषम की पावर माइनस की पावर अगर विषम है तो माइनस में ही आएगा, और अगर माइनस की पावर सम में है तो वो सम हो जाता है, प्लस में आ जाता है, तो ये जगह प्लस का 1। इसी तरह से ये विषम यानी कि ओड और इवन ये चलता रहेगा, और ये चलते चलते ऐसी डैश डैश चलते चलते क्या आ जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा, ये क्या है ओड है, विषम है, तो ये आ जाएगा लास्ट में -1। तो देखो ये -1 +1, ये बीच में इस तरह से जो -1 प्लस आते रहेंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे, लास्ट में बचेगा सिर्फ एक -1। इसका मतलब ये है जो -1 है वो किसका मान बचा, x का मान बचा। ठीक हो गया। अगला दूसरा देखो बाई बराबर क्या आ जाएगा, बाई बराबर देखो ध्यान से, बाई बराबर क्या आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा है बाई बराबर -1 तो भाई -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा,
यानी कि -1 हो जाएगा। दूसरा फिर यहाँ देखो यहाँ प्लस था, परंतु यहाँ पर क्या माइनस है, तो ये माइनस है। ये क्या -1 की पावर तो यानी कि सम में है, सम वाला है तो वो प्लस में आएगा ना, परंतु ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी कि ये माइनस आ जाएगा। और ये सारे इस तरह से आते रहेंगे, यानी कि -1 -1 -1, और ये कहाँ तक आएंगे 2009 तक आ जाएंगे, यानी कि यही नंबर कहाँ तक पहुँचेगा 2009 तक पहुँचेगा। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, ये 2009 तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना, 2009 तक पहुँच जाएगा, यानी कि ये संख्या भी यहाँ पर आएगी -1, और ये जो टर्म होगा वो 2009 वाला टर्म होगा। तो देखो अच्छा एक चीज़ मैं आपको साइड में बताता हूँ, मैंने लिखा -1 बराबर बताओ कितना होगा, तो ये जगह -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह से ये जो माइनस लिखा हुआ है -1 2009 बार लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2009 ही हो जाएगा ना माइनस का, तो माइनस का 2009 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, आप देखो x का मान कितना आ गया -1, y का मान कितना हो गया माइनस का 2009। अब पूछा क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो पूछा हमारे पास ये है कि x माइनस वाई हमने बताना है। अभी देखो x का मान हमारे पास कितना आया था -1, माइनस करना है क्या y का मान कितना आया था माइनस का 2009। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जगह -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2009, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2008, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लिखा है कि माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है। कि जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका आधार 5,400 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ तापमान 1 डिग्री प्रति 100 मीटर की दर से गिरता है। यदि आधार का तापमान -5 डिग्री है तो शीर्ष का तापमान क्या है। अभी देखो इसको हमें कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैं एक एवरेस्ट की चोटी बना लेता हूँ, ये लो, ये बन गई हमारी एवरेस्ट की चोटी। ठीक है, इसकी जो टॉप ऊंचाई है वो कितनी है 8,850 मीटर है। यहाँ हमने मान लिया कि ये इसका आधार है, और ये कितना है भाई 5,400 मीटर है। नीचे क्या है, यानी कि यहाँ पर जो तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस है। अब ये वाले जो बीच की ऊंचाई है इसमें हमने बताना है कि यहाँ पर तापमान कितना करेगा। अगर हम यहाँ से 100 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो भाई कितना चलेंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा, तो हम पहले क्या करेंगे बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, 100 के हिसाब से निकालेंगे कितना तापमान घटेगा। तो हम जब यहाँ से 8,850 से 5,400 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी ऊंचाई निकल कर आ जाती है, वो हो जाती है 3,450, यानी कि 3,450 दूरी यहाँ पर चली है। अब ये बोल रहा है कि भैया 100 मीटर में 1 सेल्सियस कम हो जाता है तो कितने मीटर चलना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने का 2 जीरो है तो भाई 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 34.50 क्या हमें और चलना पड़ेगा, यानी कि इतना तापमान जो है और कम हो जाएगा। 34.5 कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वो -5 पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 34 में -5 और जोड़ेंगे तो -39.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि गणित में गणना कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो गणित में गणना कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया जा सकता है बहुत सारे अभ्यासों के बाद संपत्तियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये देखो एक मैथ का क्वेश्चन है और ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर सोल्व किया था। ठीक है, अब इसमें कैसे हमें सोल्व करना है तो इसको देखो। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ये इसमें हम ये देखते हैं, देखो -23 और +22, फिर -23 +22। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो पदों को ले लेते हैं, एक पद ये हो गया -23, एक पद ये हो गया +22, तो इन दो पदों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी कि x बराबर निकल कर आ जाएगा, -23 में से 22 को घटाना है तो -1 हो जाएगा। टोटल पद कितने हैं 40 हैं, यानी कि दो पदों को सोल्व किया तो आधा हो गया ना, तो 40 पदों को सोल्व करेंगे आधा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ देख लेते हैं, अब दोबारा से इसको लिख लेते हैं कि x बराबर कितना आ गया, ये आ गया -20। अब इसको देखते हैं, y बराबर क्या है 11 -10, 11 में से 10 घटाएंगे तो तो अब 11 में से 10 घटाएंगे तो एक बचेगा प्लस का, वो भी यहाँ पर कितने पद हैं 20, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 10 बचेगा। निकालना क्या है y माइनस एक्स, y कितना है 10 माइनस एक्स कितना है -20, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे लिखा है कि ये जो संख्या है इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि इसका जो परिणाम है वो पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का मतलब एक पूरी संख्या में बन जाए, यानी कि फ्रैक्शन से हट जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ना, इनको सभी को ऐड कर लेना है कि कितना यहाँ पर बनता है। तो ऐड करते हैं, देखो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो जब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 4/3,
यानी कि 3 × 3 और 1 4/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, आप इसको सोल्व करते रहना, ये बन जाएगी 3/2, यानी कि 2 × 2 और 1 3/2, ये बन जाएगी 9 × 9 और 1 10/9, ये हो जाएगी हमारे पास 10/9। अब ये डिवाइड है ना यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई बना दो, तो मल्टीप्लाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं 4/3 गुणा, इसको उल्टा कर देते हैं 2/3 गुणा 9/10, और हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8 × 72, बटा हो जाएगा 3 × 3 = 9 ढाई 90, 72/90। तो आप इसको काट लेना, तो जैसे इसको काटेंगे तो काट कर जब आप सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4/5। भाई इसको फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 में से इसको घटा देंगे, जब हम 1 में से 4/5 को घटाएंगे तो 1/5 निकल कर आ जाएगा, तो 1/5 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, तो इसकी वजह से जो हमारा 1/5 वाला आंसर हो जाएगा ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि दी गई श्रृंखला बॉक्स में क्या आएगा, तो देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सा लॉजिक है कि +2 दे रखा है सब में, एक छोड़ के +2, 87 से 89 पहुंचा तो +2 जोड़ा होगा, 89 से 90 बनाया तो +2 यहाँ पर जोड़ा है, 89 से यहाँ पर आएगा तो 81 आ जाएगा भाई, ठीक है, +2 जोड़ के यहाँ पर 81 से 2 जोड़ा 83 आ गया, तो इस तरह से 81 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं अनुप्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री हो, त्रिभुज का एक कोण कितना 130 डिग्री हो, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बना देते हैं, ये लो एक त्रिभुज हमने बना दिया, दिख रहा है, इस त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, ये बना दिया हमने कि भाई ये वाला कोण कितना 130 डिग्री है, तो भाई ये और ये कोण कितना बचेगा, तो हमें ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो बचे कितना 50 डिग्री, यानी कि इस वाले कोण को और इस वाले कोण को अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 50 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण, तो इन दोनों कोणों का समद्विभाजक मतलब इनको दो भागों में विभाजित करने वाला, तो एक भाग ये हमने दो भागों में इसको विभाजित कर दिया, इस कोण को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, तो भाई ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, पूरे इस कोण को और इस कोण को जोड़ के 50 आ रहा था, तो आधो आधो को जोड़कर कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि ये वाले इतना आधा और इतने आधे को जोड़ के 25 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई दो कोणों का योग यहाँ पर 25 आ गया है, तो इसका कितना हो जाएगा, पूरे का 180 होता है, तो इस 180 में से माइनस कर देंगे हम इस 25 को, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 180 में से 25 को घटा देंगे तो 155 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि NCF 2005 की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभव से संबंधित कराकर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारी मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निदान का कार्य है, निदान का क्या कार्य होता है, तो निदान का कार्य वर्गीकरण भी होता है, सीखने की कमजोरी का पहचानना भी होता है, व्युत्पत्ति फलन भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो वीडियो लंबी जरूर हो गई है, परंतु हमने क्या किया इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे विद कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, हम अलग से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक हो गया। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दिल से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना, और आपके जो साथी हैं जो यूटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।